Good morning, students. Today we will discuss on TCA साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं और क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पार्ट वन था उसमें हम लोगों ने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि ये साइकिल किस तरह से कितने स्टेप में या कितने रिएक्शंस लेती है, इस साइकिल को किस तरीके से ये रन करती है, और उसका हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कैसे एनर्जीज जनरेट होती हैं, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, और सम अदर फीचर्स रिलेटेड टू टीसीएस साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट टीसीएस साइकिल पार्ट टू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीसीएस साइकिल जो है, इसको 1937 में सर हेंस एडोल्फ क्रेब्स ने इसको प्रपोज किया था। इसके बारे में बताने वाले वही थे, बट 1945 के अराउंड फ्रिट्ज और नथान नाम के दो साइंटिस्ट ने इसमें जो कोएंजाइम ए है उसकी खोज की थी, जिसकी वजह से आज जैसा हम लोग यहाँ पर साइकिल देख पाते हैं, वो आज जिस तरीके की साइकिल है वो उसमें उन दो साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो नो डाउट कि इसको प्रपोज करने वाले सर हेंस क्रेब्स थे, बट उन दो साइंटिस्ट का भी इसमें बहुत ही अहम रोल है। तो जिस तरीके की आज ये साइकिल है, इन तीनों लोगों की वजह से ये है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन लिविंग बीइंग, क्योंकि ये मोस्टली जितने भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे, उन सब को ये जोड़ती है अपने आप से और एनर्जी जनरेट कराती है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रीजनरेशन ऑफ ऑक्सोलो एस्टेट। एक जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका जो इसमें जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो रीजनरेट करती है वो। तो द टीसीएस साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टिल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड विद द साइमल्टेनियस रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलो एस्टेट। देयर इज नो नेट कंजम्पशन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट और एनी अदर इंटरमीडिएट इन द साइकिल। किसी भी इंटरमीडिएट का इसमें कंजम्पशन नहीं होता है, एक्चुअली उनका रीजनरेशन होता है, यानी रीयूज वो होते रहते हैं। इसके बाद जो इसमें देखना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल किन चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला है एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टिल कोए। एस्टिल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ये एस्टिल कोए को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है और एनर्जी का जनरेशन करती है। तो एटीपी जनरेशन में इसका रोल है, एस्टिल कोए के ऑक्सीडेशन में इसका रोल है, एंड इट इज़ आल्सो ए फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ये जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक पाथवे उन सब के लिए ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है। इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी बड़े बड़े या मेजर मेटाबॉलिक पाथवे उनके लिए एज अ इंटीग्रेशन काम करती है। फैट जो होता है, फैट इज बर्न ऑन द विक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ही साथ में फैट को भी बर्न करते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड एज न्यूट्रल फैट। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको न्यूट्रल फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट। बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट से कार्बोहाइड्रेट का जनरेशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि वो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको ये मेटाबोलाइज कर देती है। कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड फाइनली इंटर द टीसी साइकिल। जो प्रोटीन जो है वो मेटाबोलाइज होते हुए जो लास्ट का जो कार्बन स्केलेटन होता है, वो सब कुछ टीसी साइकिल में ही एंटर करता है लास्ट में, और यहीं से वो मेटाबोलाइज हो जाता है और एनर्जी को जनरेट करता है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ O2। तो ये एक एरोबिक कंडीशन या टीसी साइकिल जो होता है वो एरोबिक में चलती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट डायरेक्टली इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ O2, डायरेक्टली तो नहीं ज़रूरत है, बट ये है एरोबिक कंडीशन। क्यों? दिस इज़ ड्यू टू NAD एंड FAD, निकोटिनिक एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फ्लेविन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, required for the operation of the cycle can be regenerated in the respiratory chain only in presence of O2। ये दोनों जो रीजनरेट होते हैं इनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये दोनों इस टीसी साइकिल में रिक्वायर होते हैं। तो इस बेस पर ये कहा जाता है कि टीसी साइकिल जो है वो एक एरोबिक कंडीशन है या एरोबिक रिएक्शन है। तो इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर कि सिट्रिक एसिड साइकिल इज स्ट्रिक्टली एरोबिक। ये एक एरोबिक साइकिल होती है।
इसके अलावा हम देखेंगे तो अब हम इसमें देखेंगे एनर्जेटिक्स, कब एनर्जी कैसे कैसे ये टोटल एनर्जी जनरेट करता ही है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH बाई ETC कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ 9 ATP। आप देखेंगे जो NAD है वो 3 बार रिड्यूस होता है, NADH में कन्वर्ट होता है। तो एक NADH से 3 ATP जनरेट होते हैं। तो 3 बार NADH रिड्यूस होने से 3 3 9 यानी 9 ATP। और एक बार FAD यानी फ्लेविन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो FADH2 में रिड्यूस होती है, तो उससे 2 ATP बनता है। तो 9 वो और 2 ये, तो 11 ATP। और एक वन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है और उससे 1 ATP जनरेट होता है। तो टोटल ATP जो जनरेट होती है वो 12 ATP होती है। यानी एक एस्टिल कोए जो इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है TCA साइकिल में, उससे 12 ATP जनरेट होती है। इसके बाद रेगुलेशन कैसे कैसे होता है TCA साइकिल का। तो इसमें 3 तरीके के 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। एक है सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटाराट डिहाइड्रोजिनेज। कैसे ये तीनों रेगुलेट होते हैं, कैसे इनको इनहिबिट किया जा सकता है, या क्या वो फैक्टर हैं, उनको देखते हैं हम लोग। सिट्रेट सिंथेज ये इनहिबिट किया जाता है ATP से, NADH से, एसाइल कोए से एंड सक्सिनिल कोए से। इसी तरह से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो एक्टिवेटेड होता है ADP से एंड इसको इनहिबिट किया जाता है ATP और NADH से। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटाराट डिहाइड्रोजिनेज है तो ये इनहिबिट किया जाता है बाई सक्सिनिल कोए और NADH से। और अवेलेबिलिटी ऑफ ADP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TCA साइकिल टू प्रोसीड। तो ADP भी एक तरह से इसको रेगुलेट करता है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी अगर कम हो तो भी TCA साइकिल जो होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। सम इनहिबिटर्स ऑफ TCA साइकिल अगर हम देखें तो एकोनेटीज इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोएसीटेट। तो एकोनेटीज एक एंजाइम है जो सिट्रेट पे वर्क करके आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है या सिस एकोनेटेज में कन्वर्ट करता है। तो उस पर आप देखेंगे तो फ्लोरोएसीटेट जो होता है वो इसको इनहिबिट करता है। और ये एक नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। हम लोगों ने एंजाइम में पढ़ा है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है, मतलब एक्टिव साइट की जगह अदर साइट पे बाइंड होता है और एंजाइम्स को इस तरह से मॉडिफाई कर देता है कि जिससे वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं शो कर सके। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटाराट इज इनहिबिटेड बाय आर्सेनाइट, वो आर्सेनाइट के थ्रू इनहिबिट होता है और ये भी नॉन कॉम्पिटेटिव है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय मेलोनेट, दिस इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो मेलोनेट के थ्रू इनहिबिट किया जाता है और ये एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जिनको इनहिबिट करके इसके साइकिल को रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है TCA साइकिल की, ये एम्फीबॉलिक नेचर में होती है। एम्फीबॉलिक क्या होता है कि TCA साइकिल इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इन नेचर, कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक। हम लोगों ने कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पढ़ा है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े एलिमेंट्स को स्मॉल में तोड़ना और एनर्जी का जनरेशन करना। लेकिन एनाबॉलिक क्या होता है, वो छोटे छोटे को बड़े में बनाना, मतलब छोटे एलिमेंट को जोड़ के बड़े एलिमेंट में बनाना और एनर्जी का यूज़ करना। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों ही रिएक्शन चलते हैं। सिंस वेरियस कंपाउंड एंटर इनटू और लीव फ्रॉम TCA साइकिल, इट इज समटाइम कॉल्ड एज मेटाबॉलिक ट्रैफिक साइकिल। यानी जो बहुत सारे एंजाइम्स इसमें जाते हैं तो एक मेटाबॉलिक ट्रैफिक सर्कल के रूप में भी इसको जाना जाता है, मेटाबॉलिक ट्रैफिक साइकिल के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। तो ये एक एम्फीबॉलिक नेचर की साइकिल है। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला है ऑक्जेलो एसीटेट, जो होता है इज ए प्रिकर्सर फॉर एस्पार्टेट। ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है वो एस्पार्टेट को बनाता है। अल्फा कीटोग्लूटाराट जो होता है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनिल कोए जो है वो हेम का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट जो है वो साइटोप्लाज्म में जाता है और ये एसिटिल कोए में टूट जाता है और प्रोवाइड करता है ये फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट। हम लोगों ने फैटी एसिड के सिंथेसिस में देखा था कि कैसे एसिटिल कोए और मेलानिल कोए ये सब एक दूसरे से जुड़ के फर्स्ट स्टेप जो चेन इलॉन्गेनेशन की है वो सब बनाते हैं। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जो
बड़े एलिमेंट्स को ये बनाते हैं, मतलब बड़े अवयव को ये बनाते हैं। इसके बाद होता है एनाप्लोरोसिस और एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। एक्चुअली टीसीए साइकिल जो है ये अपने इंटरमीडिएट जो होती है वो खुद ही बनाती भी रहती है साथ साथ। तो ऐसी प्रोसेस को या इस तरीके के रिएक्शन जो हम देखते हैं, इसे ही हम एनाप्लोरोसिस या एनाप्लोरोटिक रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन कंसर्न टू रिप्लेनिश और टू फिल अप द इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल आर कॉल्ड एनाप्लोरोटिक रिएक्शन और एनाप्लोरोसिस। अब अगर हम एनाप्रोलिटिक या एनाप्रोलिसिस रिएक्शंस को हम देखना चाहें, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एनाप्रोलिटिक रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्जेलो एसीटेट में, यानी ऑक्जेलो एसीटेट इसका एक इंटरमीडिएट है और पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बना लेता है। ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। दूसरा इसी में हम लोग देखेंगे एक और इंटरमीडिएट, जैसे पायरुवेट है तो इट इज़ कन्वर्टेड टू मैलेट। ये पायरुवेट को मैलेट में भी कन्वर्ट कर देता है बाई NADPH। ठीक है, तो मैलेट का यूज़ जो है वो हम लोग देख चुके हैं, मेलोनिक एसिड या मेलोनिल कोए बना के फैटी एसिड के सिंथेसिस में इसका रोल होता है। साथ ही साथ अगर हम इसको और देखें तो अल्फा कीटोग्लूटाराट जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है ग्लूटामेट से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटाराट जो है वो ग्लूटामेट से बनाया जा सकता है। तो ये अपने इंटरमीडिएट खुद बनाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग एनाप्लोरोटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक ट्रांसएमिनेशन की भी प्रोसेस होती है। तो ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ amine group. So transamination is a process where an amino acid transfer its amine group to a keto group and itself gets converted to a keto acid. The formation of alpha ketoglutarate and oxaloacetate occurs by this मैकेनिज्म। हम लोग इस टीसी साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटाराट और ऑक्सैलोएसीटेट के फॉर्मेशन को देखते हैं, वो ट्रांसएमिनेशन के थ्रू ही कवर होती है। फाइनली अगर हम इस साइकिल को देखें तो एक लास्ट हम लोग इसका ओवरव्यू करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है। एस्टिल कोए जो है वो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, NADH, जो NADH में रिड्यूस हो जाता है। आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटाराट में जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और NADH जो है NADH में रिड्यूस हो जाता है। सक्सिनिल कोए यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सिनिल कोए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट मैलेट, और मैलेट लाट में ऑक्सलो एस्टेट में कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने इस साइकिल में देखा है 3 जगह NADH है और 1 जगह FADH2 है। ये 3 और ये एक जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, इन सब को जोड़ के 12 ATP जो है ये टीसी साइकिल हमको एक एस्टिल कोए के मेटाबॉलिज्म में देती है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है जो कि एनर्जी जनरेशन के लिए एक तरह से सारी जितनी भी रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उन सब को एक तरह से जोड़ के ये एनर्जी जनरेट करती है बॉडी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको स्टडी करें। थैंक यू।